आज की कहानी है उसे कुछ करना है। सर्दियों के दिन थे, शाम का समय था। श्वेता का कमरा गर्म था। अपने एयरटाइट कमरे में उसने रूम हीटर चला रखा था। 2 साल का भानु टीवी के आगे बैठा चित्रों का आना जाना देख रहा था। श्वेता अपने पसंदीदा धारावाहिक के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। पापा राजीव के आते ही भानु गोद में चढ़ गया। श्वेता उठकर रसोई घर में चाय के साथ कुछ नाश्ता लेने चली गई, क्योंकि शाम के समय राजीव को खाली चाय पीने की आदत नहीं थी। आज तो कुछ गर्मा गर्म पकौड़े हो जाते तो आनंद आ जाता। श्वेता के चाय लाते ही राजीव ने कहा, क्या गजब की ठंड पड़ रही है, और इस चाय का आनंद तो पकोड़े से ही आएगा। मेरे तो सिर में दर्द है। श्वेता माथे पर उंगलियां फेर कर बोली, तुमसे कौन कह रहा है? चाय भी क्या तुम ही ने बनाई है? वो भी इतने दर्द में? रोली दीदी कहाँ है? वो मिनट में बना देंगी। रोली दी, श्वेता ने जोर से आवाज दी, कहाँ हैं आप? थोड़े पकौड़े बना दीजिए, आपके भैया को चाहिए। इसी बहाने हम सब भी खा लेंगे। रोली ने वहीं से आवाज लगाई, श्वेता तुम बना लो, मैं आशु को होमवर्क करा रही हूँ। इसका बहुत सा काम पूरा नहीं है। मैंने खाने की सारी तैयारी कर दी है। राजीव ने रुखाई से कहा, अभी तो 6 बजे हैं। रात तक तुम्हें करना क्या है? करना क्यों नहीं है भैया? माँ बीमार है तो रसोई भी देखनी है, साथ में उन लोगों को भी। फिर रात में एक तो आशु को जल्दी नींद आने लगती है, दूसरे टीवी के चक्कर में पढ़ नहीं पाता है। तो क्या उसके लिए सब लोग टीवी देखना बंद कर दें? राजीव ने चिढ़कर कहा, क्योंकि उसे रोली से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। उसकी सरल ममतामयी दीदी तो सुबह से आधी रात तक भाई की सेवा में लगी रहती। इंटर के बाद रोली ने प्राइवेट बीए की परीक्षा दी थी। परीक्षा के समय घर मेहमानों से भरा था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन दिव्या का विवाह था और वो दिन रात मेहमानों की आवभगत में लगी रहती। कोई भी रोली से ये नहीं कहता कि तुम अकेले कहीं बैठकर पढ़ाई कर लो, जबकि उससे बड़ी 2 बहनें, 2 भाई भी थे। घर में आए मेहमानों की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद रोली ज्यों ही हाथ में कागज़ कलम या पुस्तक उठाती तो आवाज़ आती, अरे कहाँ हो रोली, ज़रा ब्याह निपटा दो, तब अपनी पढ़ाई करना। दोनों बहनें अपने छोटे बच्चों के चोंचलों और ससुराल के लोगों की आवभगत में अधिक लगी रहती। सबके मुंह पर दौड़ भाग करती रोली का नाम रहता। माँ को तो घर आए मेहमानों से बातचीत से ही समय नहीं मिलता। कितनी मुश्किल से अच्छा घरवर मिला है, वो इसी की व्याख्या करती रहती। बुआ ने रोली की परेशानी भांप कर कहा भी कि इसकी परीक्षा के बाद ब्याह की तिथि रखती तो निश्चिंत रहती। अब रोली की परीक्षा के लिए ब्याह थोड़े ही रुका रहेगा। फिर दीदी ये पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बन जाएगी? बस ग्रेजुएट का नाम हो जाए, फिर इसको भी पार करके गंगा नहा लें हम। रिश्ते की बुआ कह उठी, भाभी आजकल तो लड़की को भी बराबरी का पढ़ाना पड़ रहा है। हम तो ये कह रहे थे कि परीक्षा के बाद ब्याह होता तो रोली पर पढ़ाई का बोझ ना रहता। अभी तो उसे ना पढ़ने के लिए समय है और ना मन ही होगा। दीदी आप भूल रही हैं, हमारे यहाँ लड़के वालों की इच्छा से ही तिथि रखनी पड़ती है। लड़की वालों की मर्जी कहाँ चलती है। अब ज्यादा कहेंगे तो उत्तर मिलेगा, आप दूसरा घर देख लीजिए। रोली की जैसे तैसे परीक्षा भी हो गई। 50% नंबर आए थे। आगे पढ़ने का ना उत्साह रहा, ना सुविधा मिली और ना ही कहीं प्रवेश मिला। रोली के 3 वर्ष घर के काम करते, भाइयों के मन लायक भोजन नाश्ता बनाते बीत गए। फिर उसका भी विवाह हो गया। घर भले ही साधारण था, पर पति सुंदर रोबीले व्यक्तित्व का था। अपने काम में कुशल, परिश्रमी और मिलनसार था। एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा था, जहां उसके काम को देखकर मालिक ने विश्वास दिलाया था कि शीघ्र ही उसकी पदोन्नति कर दी जाएगी। परिवार के लोग भी समीर को प्यार करते और मान देते थे। रोली को वर्ष भर में बेटा भी हो गया। रोली के ससुराल जाने पर उसकी सबसे अधिक कमी भाई को अखरती। माँ बीमार रहने लगी थी और बहनें चली गई थी। माँ ना राजीव के मन का खाना बना पाती, ना पहले जैसा काम ही कर पाती। रोली तो भाई के कपड़े धोकर उन्हें प्रेस भी कर देती थी। उसकी कॉपी किताबें यथास्थान रखती और सबसे बढ़कर
तो राजीव के पसंद का व्यंजन बनाती। विवाह को अभी 3 साल भी नहीं बीते थे कि रोली पर वज्र सा टूट पड़ा था। एक दुर्घटना में रोली के पति समीर की मृत्यु हो गई। समीर जिस फर्म में काम करता था, उसके मालिक ने उस पर आरोप लगाकर कुछ भी आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया। बेटी को मुसीबत में देखकर माता पिता उसे अपने घर ले आए। रोली पहले तो दुख में डूबी रही। बड़ी मुश्किल से माँ और बहनें उसके मुंह में 2-4 कौर डाल देती। उसका तो पूरा समय आंसू बहाने और साल भर के आंसू को खिलाने पिलाने में ही बीत जाता था। कभी कुछ काम करने रोली उठती तो सभी उसे प्रेमवश दयावश मना कर देते। एक दिन ऐसे ही पगलाई हुई शून्य में ताकती मसली हुई बदरंग सी साड़ी पहने रोली बैठी थी कि माँ की एक पुरानी सहेली मधु आ गई, जो अब दूसरे शहर में रहती थी। मधु को देखते ही रोली दूसरे कमरे में चली गई, क्योंकि किसी भी परिचित को देखते ही उसके आंसू बहने लगते थे। माँ ने कई बार आवाज दी, बेटी रोली, देखो तो मधु मौसी आई हैं। माँ के बुलाने पर भी जब रोली नहीं आई, तब मौसी स्वयं ही उसे पकड़कर सबके बीच ले आई और बहुत देर तक अपने से चिपटाए आंसू बहाती रही। कुछ देर में उन्हें लगा रोली से कुछ काम करने के लिए नहीं कहा जाता और ना वो खुद काम में हाथ लगाती है। तब उन्होंने माँ को और भाभी को समझाया कि इसे भी घर का कुछ काम करने दिया करो, ताकि इसका मन लगा रहे। ऐसे तो ये अछूत की तरह अलग बैठी बैठी अपने अतीत को ही सोचती रहेगी और दुखी होगी। हमें तो इसे दुखी मानकर कुछ काम नहीं करने देते। दीदी, आप उस पर भार भी न डालें, पर व्यस्त जरूर रखें। आशु को भी उसके पास ही रहने दे, क्योंकि दुख से उबरने के लिए अंधेरे में बैठे रहना कोई उपचार नहीं। और क्या? माँ ने उत्सुकता से पूछा। यही कि आगे क्या सोचा है? आजकल तो लड़कियां बाहर का काम कर रही हैं। रोली भी कहीं कोई काम करेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। अभी उसकी उम्र ही क्या है? कुछ आगे पढ़े, कोई ट्रेनिंग दिलवाइए। देखिए, कोई हाथ थामने वाला मिल जाए। क्या कह रही हो मधु? रोली तो इस तरह की बातें सुनना भी नहीं चाहती। पहले भी किसी ने कहा था तो रोने बैठ गई कि क्या मैं आप पर भारी हो रही हूँ? ऐसा है तो मुझे मेरी ससुराल ही भेज दें, जैसे तैसे मेरा ठिकाना लग ही जाएगा। मधु, इसके लिए दो एक रिश्ते भी आए थे। एक 3 पुत्रियों का पिता था जो विधुर था। कहा मेरा बेटा भी हो जाएगा और घर भी संवर जाएगा, जमीन जायदाद भी थी। लेकिन ये सोचकर हमने अपने पांव पीछे खींच लिए कि सौतेली माँ अपना कलेजा भी निकाल कर रख दे, फिर भी कहने वाले बाज नहीं आते। वैसे ये तो सच है कि विधवा का हाथ थामने वाला हमारे समाज में जल्दी मिल नहीं सकता। फिर दूसरे के बच्चे को पिता का प्यार देना आसान नहीं। ग्रेजुएट तो है, किसी तरह की ट्रेनिंग कर ले, आजकल तरह तरह के काम हैं। लेकिन लड़की के लिए सुरक्षित स्थान और इज्जतदार नौकरी हो तब ना। फिर उसका मन भी नहीं है, भाई भी पक्ष में नहीं है। एक के बाद एक कर 8 वर्ष बीत गए। रोली घर के काम में लगी रहती। गरम खाना, चाय नाश्ता देना, घर की सफाई करना, सबके कपड़े धोकर उन्हें प्रेस करना उसका काम रहता। बीतते समय के साथ अब उसकी सहेलियां भी अपनी अपनी ससुराल चली गईं, जो कभी आकर रोली के साथ कुछ समय बिता लिया करती थी। उस दिन उसकी एक पुरानी सहेली मंजीत आई थी। वो उसे अपने घर ले गई, जहां महाराजन को बातें करते रोली ने सुना। बीबी जी, मैं तो पहले कभी दूसरे की रसोई में भी नहीं जाती थी। काम करना तो दूर की बात थी। पर जब मनुआ के बाबू 2 दिन के बुखार में चल बसे, तब घर का खर्च, पीतल तांबे के बर्तन, चांदी सोने के गहने बेचकर मैंने काम चलाया। उस समय मेरे भाइयों ने गांव में चलकर रहने को कहा। मैंने अपनी चचिया सास के कहने पर जाने का मन भी बना लिया था। लेकिन इसी बीच मेरी जान पहचान की एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि बेटी, तुम यहीं रहो, मैं काम करती हूँ, तुम भी मेरे साथ खाना बनाने का काम करना। बेटी, काम कोई बुरा नहीं होता। काम को छोटा बड़ा तो हम लोग बनाते और समझते हैं। मैं जानती हूँ कि गांव में तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। कुछ दिन तो भाभी मान से रखेंगी, पर बाद में छोटी छोटी बातें अखरने लगती हैं।
उसके बाद से ही मैंने कान पकड़ा और यहीं रहने लगी। अपनी कोठरी थी और अम्मा का साया था। रोली दूर बैठी उनकी बातें सुन रही थी और उसे अपने पर लागू कर सोच रही थी कि माता पिता जहाँ तक होता है उसके लिए करते हैं, किंतु भाभी अखरने वाली बातें सुना जाती है। अब कल ही तो भाभी अपने बच्चों के लिए 500 के कपड़े लाईं और उस आशु के लिए 100 रुपये खर्चना भी उन्हें एहसान लगता है। ग्रेजुएट है, कोई काम करे, कुछ ट्रेनिंग ले ले। मधु मौसी ने पहले भी कहा था, पर माँ ने कह दिया कि लड़की के लिए सुरक्षित स्थान हो, इज्जतदार नौकरी हो, तब ही न सोचें। सोचते हुए 8 वर्ष बीत गए थे। उसकी सहेली मंजीत कौर के पिता की कपड़ों की दुकान थी। पहले मंजीत भी अक्सर वहां बैठती और हिसाब किताब देखती थी। कई सालों से मंजीत उसे दुकान पर आने के लिए कह रही थी और एक बार उसने दुकान पर ही मिलने को बुलाया था। रोली वहां पहुंची तो मंजीत बेहद खुश हुई थी और उसे अपने साथ अपनी दूसरी दुकान पर चलने को कहा। रोली को बुनाई का अच्छा अनुभव था। किसी भी डिजाइन को देखकर पढ़कर वह बना लेने में कुशल थी। रोली ने वहां कुछ बताया भी और ऑर्डर भी लिए। मंजीत कौर ने उससे कहा, रोली एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं कहो ना। मैं चाहती हूँ कि तुम दिन में किसी समय आकर थोड़ी देर यहाँ का काम संभाल लिया करो। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। तुम माँ से कहना, रोली ने कहा। मुझे तो मंजीत कोई आपत्ति नहीं है। उसी दिन शाम को मंजीत ने रोली की माँ से कहा, आंटी मैं चाहती हूँ कि रोली मेरे साथ काम में हाथ बटा दे। रोली की माँ को पहले तो अच्छा नहीं लगा। सोचा शायद इसे पैसे की कमी खटक रही है। अभी रोली की माँ सोच ही रही थी कि मंजीत बोल पड़ी, आंटी इसका मन भी घर से बाहर निकलकर थोड़ा बहल जाएगा और मुझे अपने भरोसे की एक साथी मिल जाएगी। ये केंद्र समाज सेवा के लिए है। माँ ने ये सोचकर इजाज़त दे दी कि रोली घर के बाहर जाएगी तो ढंग से रहेगी। महीने के अंत में मंजीत ने रोली को एक लिफाफा पकड़ा दिया। ये क्या है? कुछ खास नहीं, ये तो कम है। तुम्हारे काम से मुझे जो लाभ हुआ है उसका एक अंश है। हमें दूर दूर से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो मेरी सास और पति का कहना है कि हमारे पास खाने को बहुत है। तुम मेरी सहायता करती रहो और मेरे केंद्र को चलाने में हाथ बटाओ। मेरी बहन की तरह हो तुम। रोली की माँ भी बहुत खुश थी कि अब उनकी बेटी अपने मन से खर्च कर पाएगी। भाई बहन का स्नेह मिलता रहे, पर उनकी दया पर ही निर्भर ना रहे। बाहर की दुनिया से जुड़कर उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, साथ ही जीने का उत्साह भी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।